हेलो दोस्तों, मैं हूं कमलेश और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कमलेश 2.0 पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस। यह बीएमएलटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आज इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं। ग्लाइकोलाइसिस टर्म ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक भाषा बहुत ही प्राचीन भाषा है। ग्लाइकोलाइसिस दो शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ग्लाइको और लाइसिस। ग्लाइको मीन्स होता है शुगर और लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग यानी कि ब्रेक डाउन। ठीक है, तो शुगर का यहाँ पे ब्रेक डाउन होने वाला है। ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है क्योंकि इसका स्कीम 3 साइंटिस्ट जिसका नाम है एम्डेन, मेयरहाफ एंड पार्नास, इन्होंने दिया था। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है और यह साइटोप्लाज्म में होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो लिविंग बींग्स हैं उनका सबसे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट सेल होता है और सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, ये सारे। तो जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस पाथवे होता है, जो ग्लाइकोलाइसिस का जो रिएक्शन होता है वह चलता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का पार्शियली ऑक्सीडेशन होता है। पार्शियली का मतलब होता है कंप्लीटली नहीं टूटता। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल का पार्शियली ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि 6 कार्बन की चेन 3-3 कार्बन वाले 2 टुकड़ों में टूट जाती है जिसे पायरुविक एसिड या पायरुवेट कहा जाता है। जैसे आप ऑक्जेलिक एसिड को ऑक्जेलेट कहते हो, सिट्रिक एसिड को सिट्रेट कह देते हो, ऐसे ही पायरुविक एसिड को पायरुवेट भी कहते हैं। कंप्लीट ऑक्सीडेशन उसको कहा जाएगा जब कार्बन का लॉस होगा। जैसे यदि 6 कार्बन की चेन से 5 कार्बन की चेन मिल रही है या 4 कार्बन की चेन मिल रही है तो उसको कंप्लीट ऑक्सीडेशन कहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 कार्बन की चेन थी जो 3-3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल में टूटी है, यानी कि कार्बन का लॉस नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे पार्शियली ऑक्सीडेशन हुआ है। जैसा कि हम सभी जानते हैं प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि हम लोग अपने भोजन के लिए प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं। क्या आप इस बात से एग्री करते हो? कमेंट में बताओ। जो प्लांट्स होते हैं अपना भोजन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं और हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट यानी अंतिम प्रोडक्ट होता है सुक्रोज। और हम पढ़ चुके हैं कि जो सुक्रोज है एक डाइसैकेराइड है। तो डाइसैकेराइड को जब ब्रेक करोगे तो 2 मोनोसैकेराइड यूनिट मिलेंगी। तो यह सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेक डाउन हो जाता है और ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में इंटर कर सकते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में बेसिकली ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है, यानी यह एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है। लिविंग बींग्स में जब कोई चीज़ टूटती है तो उसे कैटाबॉलिज्म और जब कोई चीज़ बनती है तो उसे एनाबॉलिज्म कहते हैं और इन दोनों को मिला के हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। यानी हमारे शरीर के अंदर जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं, चाहे किसी चीज़ का ब्रेकडाउन हो रहा है या किसी चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम उसको बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में ग्लाइकोलाइसिस ही इकलौता प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का। और एनारोबिक ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं? तो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो ऑक्सीजन के अब्सेंस में ग्रो करते हैं, यानी इनके पास डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स नहीं होते, या यूँ कहे तो इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती। हाँ, इनके पास मॉडिफाइड डबल मेम्ब्रेन्स हो सकते हैं लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती। ठीक है, इसलिए यह लोग ग्लाइकोलाइसिस के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकते। हम लोग ये ग्लाइकोलाइसिस पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं? ग्लाइकोलाइसिस से हमको क्या मिलता है? तो ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन से हमको मिलने वाला है एनर्जी।
जहाँ एनर्जी मिलता है उस चीज़ को बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो यह जो ग्लाइकोलाइसिस है रेस्पिरेशन के लिए किया जा रहा है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं, जैसे रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, तो अल्टीमेटली वह सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाता है, तो यानी कि डाइजेशन हो जाता है, फिर उसका एब्जॉर्प्शन होता है। अब जो एब्जॉर्ब सिंपल फॉर्म होते हैं इनको क्या करती है, सेल के पास जाता है और सेल इनको यूटिलाइज करती है, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसका ब्रेक डाउन होगा तो वहाँ से हमको मिलेगी एनर्जी। तो यही चीज़ तो है रेस्पिरेशन। तो ग्लाइकोलाइसिस रेस्पिरेशन का ही तो प्रोसेस हो रहा है। ग्लाइकोलाइसिस साइकिल का साइट या लोकेशन क्या है? साइट यानी कि कौन सी जगह है जहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस साइकिल या ग्लाइकोलाइसिस पाथवे चल रहा है। देखो, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल से ज़्यादा अच्छा है पाथवे बोलो आप। क्यों? क्योंकि साइकिल वो होती है जब रिएक्शन घूम फिर के चलता है, यानी कि अगर ए से बी बन रहा है, बी से सी बन रहा है और सी से ए बन रहा है तो यह एक कंप्लीट साइकिल हो गई, तो उसको बोल सकते हैं साइकिल। लेकिन ये साइकिल नहीं है, इसलिए इसको पाथवे बोलो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ग्लाइकोलाइटिक पाथवे को हम दो फेज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है प्रिपरेटरी फेज और दूसरा है पे ऑफ फेज। तो नाम से ही लग रहा है प्रिपरेटरी फेज, यानी हम कुछ बना रहे हैं और बनाने के लिए हमें सामान चाहिए होता है, यानी हमें पैसा खर्च करना होता है। प्रिपरेटरी फेज में क्या होता है, हम लोग एटीपी इन्वेस्ट करेंगे, हम लोग पैसा लगाएंगे, जबकि पे ऑफ फेज में हमको पैसा मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। मान लो कि आपने समोसा की दुकान खोली। अब समोसा की दुकान खोलने के लिए आपको जितने भी रॉ मटेरियल्स चाहिए, आलू चाहिए, ठीक है, मसाले चाहिए, प्याज चाहिए और न जाने कई रॉ मटेरियल्स चाहिए, तो उन सबको आपको पहले खरीदना होगा। खरीदने के लिए आपको पैसा लगाना पड़ेगा। इसी तरह हम ग्लाइकोलाइसिस में पहले एटीपी खर्च करेंगे, एटीपी लगाएंगे और बाद में हमको एटीपी मिलेगा। तो प्रिपरेटरी फेज को ग्लूकोज एक्टिवेशन फेज भी कहते हैं। दोस्तों, प्रिपरेटरी फेज में होता यह है कि जो 6 कार्बन की चेन होती है, यानी जो हमारा ग्लूकोज होता है, वह 3-3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल में स्प्लिट हो जाता है, यानी टूट जाता है। हम आपको बता दें कि जब हम ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप बताएंगे आपको, तब आपको पता चलेगा कि यह 10 स्टेप का प्रोसेस होता है। तो ऊपर के जो 5 स्टेप होते हैं ना, प्रिपरेटरी फेज कहलाते हैं। तो स्टेप 1, 2, 3, 4, 5 इन सबको प्रिपरेटरी फेज कहा जाता है, जबकि स्टेप 6 से 10 तक पे ऑफ फेज में आते हैं। पे ऑफ फेज को एनर्जी एक्सट्रैक्शन फेज भी कहा जाता है। यहाँ एनर्जी एक्सट्रैक्ट हो रही है, मिल रही है। इस फेज में एटीपी का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि एनर्जी किस फॉर्म में आएगी, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, यानी यह 3 फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बना होता है। ठीक है, स्टेप 6, 7, 8, 9, 10 यह पे ऑफ फेज में आते हैं। इसके बाद हम लोग ग्लाइकोलाइसिस पाथवे का सिग्निफिकेंस देखेंगे। तो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे का महत्व क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, आइए देखते हैं। ग्लाइकोलाइसिस साइकिल जो होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म तो सब में मिलेगा ना, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो चाहे मल्टी सेल्युलर, चाहे एनारोबिक ऑर्गेनिज्म हो चाहे एरोबिक ऑर्गेनिज्म हो। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस इकलौता सोर्स होता है एनर्जी का, किसमें, एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में और आरबीसी में। क्योंकि आप भी जानते हैं कि मैच्योर आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया रिमूव हो जाती है। शुरू में तो रहती है लेकिन बाद में हट जाती है, क्योंकि उसको अपने अंदर स्टोर करना रहता है हीमोग्लोबिन। ग्लाइकोलाइसिस पाथवे की ज़्यादातर रिएक्शन रिवर्सिबल होती हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन को कहते हैं जो दोनों तरफ होती हैं, यानी कि यदि ए से बी बन रहा है तो बी से ए भी बन रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं रिवर्सिबल। और यदि ए से बी बन रहा है जबकि बी से ए नहीं बन रहा है, तो ऐसे कंडीशन को बोलेंगे इरिवर्सिबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।